तो बच्चों, जैसा हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ में देखा था कि अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेशन जीरो, और वहां पे हम लोग इक्विलिब्रियम के केसेस कंसीडर किए थे। न्यूटन्स लॉ याद है तो बहुत सारे सवाल ऐसे थे नेट फोर्स जीरो पे किए थे। रोटेशनल मोशन में भी पैटर्न लगभग वही है। यहाँ भी हम लोग देखे कि जहां पे बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी, है ना। तो बहुत सारे सवाल हमने सॉल्व किया कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क विल बी जीरो अबाउट एनी एक्सिस अबाउट एनी पॉइंट। चूज अकॉर्डिंगली कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लें कि हमें कन्वीनियंट हो सॉल्व करना, जो सवाल पूछा गया है। कोई दिक्कत यहां तक? जेबी बैच, हाँ सर। ईशान, रोलिंग अभी स्टार्ट होगा, टाइम लगेगा, 2-3 लेक्चर्स के बाद रोलिंग स्टार्ट होगा, एटलीस्ट 3 to 4 लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स के बाद। जे बैच आई थिंक क्लियर है कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। रोटेशनल का रिवीजन होगा, है ना। चलो, तो बच्चों अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी नहीं है, नेट टॉर्क लग रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? जैसे F इक्वल टू लिखते थे m इंटू ए, जो रोल वहां फोर्स का, यहाँ पे टॉर्क का, जो रोल वहां पे मास का, यहाँ पे आई का, जो रोल एक्सेशन का, अल्फा का। तो ये इक्वेशंस तो तुम ऐसे भी लिख सकते थे। डू वी नीड प्रूफ फॉर दिस? नो सर। तो प्रूफ के लिए एक काम करता हूं, टाइम बचाने के लिए मैं कहता हूं कि चलो HCV में ना प्रूफ देख लेना, है ना। पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। अब यहाँ पे टाउ इक्वल टू जो लेंगे, अगर मान लो सिस्टम रहेगा तो टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू आई अल्फा, किसी सिस्टम पे अगर लिया, ठीक है। बच्चों एक सवाल लेना, वो सवाल ना बहुत ही बेसिक सवाल है और मेरा पढ़ाने का तरीका अब तक समझ में आया होगा। और मैं हर किसी से एक एक सवाल पूछूंगा। बच्चों एक रॉड है और उसको ना हिंज कर दिया है यहाँ पे, और यहां से L/3 डिस्टेंस पे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड। दिस इज हिंज, ये लिखते जाओ बच्चों। रॉड AB is hinged at point A, about which it can rotate freely in vertical plane. The rod is kept horizontal
by means of a string as shown. रॉड का मास m, रॉड का टोटल लेंथ है l, और बच्चों इस सवाल को एकदम अच्छे से सॉल्व करना, सारे बच्चे अच्छे से सॉल्व करना, 100% समझना, ये कंसेप्ट क्लियर करेगा। रोटेशंस का 30% क्लियर कर देगा ये कॉन्सेप्ट। 30% सिलेबस यही है, ये सवाल। ओके, पहला सवाल, फाइंड टेंशन in the string. दूसरा सवाल, find hinge force. Find hinge force. तीसरा सवाल, now string is cut. साथ साथ लिखते जाओ। Then just after cut, find net torque about hinge point on the rod. फोर्थ सवाल, moment of inertia of the rod about axis passing through hinge point. पांचवा सवाल साथ साथ लिख रहे होगे। Just after cut, find angular acceleration with which rod will start rotating. मैं सारे बच्चों के नोटबुक चेक करूंगा, बी बैच नोटबुक में ये सारे सवाल होने चाहिए। 6, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जस्ट आफ्टर कट, जस्ट आफ्टर कट एक्सेलेरेशन ऑफ बी क्या है? Acceleration of center of mass of the rod. Eighth सवाल, what is Ny of the rod? Hinge force. Vertical and horizontal component of hinge force. तो बच्चों ये 8 सवाल जल्दी से लिखो, उसका बोर्ड भर गया तो मैं आगे सॉल्व करता हूँ, नेक्स्ट 8 सवाल और दूंगा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग
अभी ब्लॉक सॉरी रॉड रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो है, सॉरी नेट टॉर्क जीरो लेना है। आदित्य आदित्य बताना कि किस पॉइंट के बाद टॉर्क लें कि इसका टेंशन निकल जाए। आना शुक्ला, किस पॉइंट के बाद टॉर्क लें कि इसका टेंशन निकल जाए, एक ही क्वेश्चन में। आना शुक्ला, नो आंसर। आयुष, और जो बच्चों को लगता है कि उसे आता है तो वो मैसेज करें, जैसे चेतना ने मैसेज की है, अंकित सेवाले ने कहा है, और आना शुक्ला गायब है, वो वहां बैठी भी नहीं होगी। चलो बच्चों, अगर इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। अगर मैंने पूछा, 3 बच्चों से पूछा, आदित्य, आना, आयुष, जवाब ही नहीं आया। बाकी बच्चे कम से कम 20 बच्चों ने मैसेज किया, कम से कम वो अच्छा लग रहा है। बच्चों सबने कहा कि सर ए पॉइंट के बाद या हिंज पॉइंट के बाद ले लो टॉर्क। रीजन इज कि मुझे टी निकालना है, इस पॉइंट के बाद टॉर्क लेंगे तो यहां से जो फोर्स जा रहा है पास कर रहा, वो भी अननोन है। लेकिन अच्छी बात है कि वो इक्वेशंस में नहीं आएगा इफ यू टेक कंसीडर दिस पॉइंट। इसके बाद टॉर्क किसका हो जाएगा बच्चों, mg का। यूनिफॉर्म रॉड दिया रहेगा, अगर नहीं दिया तो भी यूनिफॉर्म मान लेना, अनटिल अनलेस स्पेशली ना बोला हो या कुछ ऐसा डेटा ना दिया हो। mg का टॉर्क बच्चों, mg का टॉर्क इनटू द प्लेन, t का टॉर्क ऊपर हो जाएगा, तो t इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 12/3, दैट इज इक्वल टू mg इंटू l/2, दोनों का टॉर्क अपोजिट है, t इक्वल टू 3mg/4। मुझे लगता है कि ये 100% बच्चों को समझ में आना चाहिए, अदरवाइज बहुत डांट पड़ेगी क्लास में। तुम आ जाना, जो पूछना है अभी पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड हिंज फोर्स। अब बच्चों बेहतर ये रहेगा कि टेंशन हमें पता है, mg नीचे है तो नेट फोर्स भी तो जीरो है, तो मैं कह सकता हूं कि हिंज पे 2 फोर्स हो सकता है, एक ny हो सकता है और एक nx हो सकता है। लेकिन x डायरेक्शन में तो कोई और फोर्स नहीं है, तो nx तो ऐसे ही कर देंगे जीरो। फॉर ny ऊपर है प्लस t ऊपर है 3mg/4 और mg नीचे, नेट फोर्स जीरो, न्यूटन्स लॉ। सो ny इज इक्वल टू आ गया बच्चों mg/4, एवरीवन नोज दिस। ऐसे सवाल आते हैं, मतलब इतना इजी सवाल आता है जेई मेन में, नॉट जेई एडवांस, मेडिकल में। अब बच्चों अब कहानी आती है, नाउ स्ट्रिंग इज कट। स्ट्रिंग को कट कर दिया, then just after cut find net torque about hinge point। तो बच्चों जब नेट टॉर्क निकालना है हिंज पॉइंट के अबाउट, तो फोर्सेज कौन रहा, ये तो कट हो गया, तो सिर्फ mg रहा है, सिर्फ mg का टॉर्क है। तो थर्ड सवाल का आंसर हो गया mg का टॉर्क विच इज इनटू द प्लेन
mg इंटू L/2। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ये रॉड किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है बच्चों? हिंज के एक्सिस के अबाउट, ये वाला एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट मैंने आई पूछा है। व्हाट इज आई? mg/3 ml स्क्वायर बाय 12 या ml स्क्वायर बाय 3? 3 ml/3। भी आएगा सर। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारा बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, बट ये तूने याद नहीं रखा। टॉर्क लिख लिया ml स्क्वायर बाय 12 या कुछ गलत लिख लिया, तो क्या हो जाएगा? आंसर्स गलत हो जाएंगे, मार्क्स -1 हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फ्रीक्वेंट यूज में आता है उसको याद रखना है, ये याद रखना है। ये बुक में थोड़ी लिखा रहेगा कि इसको याद रखना है, इसको कौन बताएगा याद रखना है? ये टीचर बताएगा, प्रैक्टिस से समझ में आएगा। चलो पांचवा सवाल। बच्चों रोटेशन ऐसा चैप्टर है जहां पे बच्चों को फिजिक्स में मजा आ जाता है, मतलब इंटरेस्ट जग जाता है, या फिर लगता है अब तो हमारे मतलब बस की बात ही नहीं है ना? तो देख लो, मैं तो चाहता हूं कि मजा आ जाए कि हाँ यार क्या टफ सवाल कर गया। पांचवा सवाल, 3g/2l। एंगुलर एक्सेलेरेशन किससे ये रोटेट करना शुरू करेगा? बहुत बढ़िया। टाउ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, जस्ट आफ्टर कट स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टली है बच्चों। टॉर्क आ गया mgl/2, बहुत बढ़िया। I is equal to ml²/3 इंटू अल्फा। अल्फा निकल गया बच्चों, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार। अल्फा कितना होगा? 3g/2l। बच्चों ये रॉड जो है अभी क्या कर रहा है? प्योर रोटेशन कर रहा है या प्योर ट्रांसलेशन मोशन करेगा? प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशंस करेगा इसके अबाउट, है ना? अच्छा ये प्योर रोटेशंस कर रहा तो हर पार्ट के लिए एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। यस सर। अगर मैं बात करूं कि ये बी पॉइंट का एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो बी पॉइंट रॉड अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन से जा रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता है? अल्फा एल। हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हमने बताया था अल्फा इंटू आर, है ना? इस पर्टिकुलर केस में अल्फा इंटू एल हो जाएगा 3g/2l into L, that means 3g/2. And look at this term. This is more than g. This is more than g. मतलब इस रॉड में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका एक्सेलेरेशन g से भी ज्यादा है। फोर्स कौन सा लग रहा है? mg। तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन g से ज्यादा कैसे हुआ बच्चों? हाउ इज इट पॉसिबल? अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पे फोर्स लग रहा है mg, हाउ इज इट पॉसिबल कि मोर देन g हो गया? कोई बता सकता है? सेंट्रीपिटल। नहीं, सेंट्रीपिटल तो बहुत ही गलत बोल दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स होता ही नहीं है सर एक्सिस से जितना दूर जाती सर डिस्टेंस डिपेंडेंट। नहीं यार, इस पार्टिकल पे कहोगे कि सर एक ही फोर्स ग्रेविटी का थोड़ी लग रहा है। इस पार्टिकल पे ग्रेविटी के साथ साथ ये दूसरा पार्टिकल जो साथ वाला दोस्त है इसका, वो भी लगा रहा होगा ना, इसलिए उसका एक्सेलेरेशन जी से ज्यादा पॉसिबल है। समझा क्या? इस पार्टिकल पे फोर्स जो लगाने वाला है ग्रेविटी या प्लस बगल वाला पार्टिकल, बगल वाले पार्टिकल पे भी ग्रेविटी, और इधर वाला पार्टिकल, इधर वाला पार्टिकल। समझा क्या? क्योंकि हम सिस्टम ले रहे हैं तो ये इंटरनल फोर्सेज है, तो किसी का जी से ज्यादा हो गया, किसी का जी से कम हो गया। एनीवे, तो बच्चों ये 3g/2 हो गया। मैं टेस्ट लूंगा और मैं पूछ दूंगा कि इस रॉड पे कौन सा पॉइंट है जिसका एक्सेलेरेशन g है, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। निकाल सकते हो क्या? दिस इज योर होमवर्क। यस सर। ठीक, तो बच्चों हम लोग 6 सवाल कर लिए। 6 के बाद आते हैं 7 सवाल।
रॉड के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। सेंटर ऑफ मास तो पता है कितना डिस्टेंस पे है, G. L बाय L by L/2. ACM कितना Right. है बच्चों, अल्फा इंटू L/2। जेबी बैच फास्ट चल रहा हूं क्या? 3G by 4. जेबी बैच किसी को लग रहा है कि फास्ट चल रहे हैं? No, sir. नहीं सर। 3G/2L इंटू L/2 तो हो जाएगा 3G/4 ना, 3G/4। बच्चों ACM आ गया 3G/4। और किधर है ACM? अल्फा इंटू L, इधर है, इधर है ACM, वर्टिकल डायरेक्शन में। सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन है क्या कोई? अभी हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन नहीं है, सिर्फ वर्टिकल एक्सेलेरेशन है ना। तो नेट फोर्स किधर होगा बच्चों? वर्टिकल डायरेक्शन में। मुझे निकालना है हिंज फोर्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स। हॉरिजॉन्टल में NX जो होगा वो 0 होगा। फॉर NY का इक्वेशंस कैसे लिखूं यार, भूल गया, कौन हेल्प करेगा? दर्शना, कैसे लिखूं NY वाला इक्वेशन? बहुत ही बढ़िया सवाल है। Center of mass के about torque. हमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। सेंटर ऑफ मास में क्या होता है? F नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू M इंटू ACM। रोटेशन हो चाहे कोई भी मोशन है, ये तो हम लिखेंगे ही। हमने ACM निकाल दिया है, सॉल्व कर लिया है ACM। मुझे NY निकालना है। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? mg नीचे NY ऊपर दैट इज इक्वल टू मास। ये लिखा है नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो बच्चे नए ज्वाइन किए, मैंने सबको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस का लेक्चर भेजा था, इसलिए भेजा था कि कम से कम इसमें दिक्कत ना हो। चैतन्य राठौर, क्या इसमें दिक्कत है? No. निखिल, सोहम, मनीष, अगर किसी को नहीं भेजा है तो मुझसे मांग लेना जो नए बच्चे। mg minus ny that is equal to M into ACM। What is ACM? 3G/4। NY is equal to mg by 4. mg/4। इसके पहले कितना था ny बच्चों? Same. पहले mg/4 ही था। वही था सर, mg by 4 ही था. mg/4 ही था। यस सर। ठीक है, मतलब ये चेंज ही नहीं हुआ नहीं, जस्ट बिफोर और जस्ट। इसको मिटा दूं? लेकिन इतना कम से कम ये गौर किए होगे कि सर अगर ये स्ट्रिंग कहीं और होता तो इनिशियली n अलग होता, जब अलग अलग होता। यहाँ पे होता तो तुम चेक करते वो mg/2 होता। यहाँ पे होता अगर स्ट्रिंग बीच में कनेक्टेड होता तो ये जी हिंज फोर्स 0 होता इनिशियली। लेकिन जब कट कर दिया तो उसके बाद जस्ट आफ्टर यही रहेगा mg, सॉरी ny।
अब नेक्स्ट सवाल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। When the rod becomes vertical, what is the omega? सारे बच्चे यहां ध्यान देना। रॉड अब हो गया बच्चों ऐसा, रोटेट करते हुए आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है बच्चों, एकदम ध्यान देना, मैं बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। रॉड यहां से छोड़े, सबको पता है यार ऐसे रोटेट करते हैं, यहां आएगा। अब यहां आएगा तो कुछ तो ओमेगा होगा, और इसके बाद फ्रीली रोटेट कर रहा, फ्रिक्शन नहीं है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। बच्चों अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो कैन वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? बिकॉज मैंने वर्क पावर एनर्जी में बहुत ही क्लियरली बताया है कि जब कभी पूछे कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटीज है, यहाँ पे वेलोसिटी निकालो, पोजीशन पे वेलोसिटी निकालने के लिए पूछे, तो अप्लाई वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट। सो यहां और यहां के बीच में कहोगे सर क्या है कॉन्सेप्ट? तो सिंपल से डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन इस रॉड का काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखें? अभी अगर एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा है तो हाउ टू राइट काइनेटिक एनर्जी? साक्षी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखें साक्षी? मैंने बताया है, शुरुआत यहीं से किया था मैंने रोटेशन का। काइनेटिक एनर्जी होता हाफ आई ओमेगा से, बिकॉज ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो आई भी इसके अबाउट ही लिखेंगे, और इनिशियली 0। ये नए बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो। डेल्टा यू बच्चों किसका पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है? ग्रेविटेशन का। देखो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। कोई गलती से कह देता है कि mgl से नीचे घटा है, mgl से नहीं, mgl/2 से। और क्या हुआ? mgl/2 हो गया बच्चों, डेल्टा यू इतना होगा, दिस इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी समझो, समझने की कोशिश करो। पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, उसी के कॉस्ट पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो डायरेक्टली लिखोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर ध्यान से देखते रहे तो समझ में आएगा कि सारा इजी है, सारा इजी है, सारा इजी है, और टफ सवाल सॉल्व करना शुरू कर दोगे। अगर ध्यान नहीं दिया तो लगेगा कि सब इजी है इजी है, फिर पता चलेगा तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ देर बाद फिर ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा। आई को लिख लो, √3j/L। क्या बात है, नयन पटेल तो एकदम तहलका मचा रहा है। नयन आज नेटवर्क कैसे सही है? क्या पता सर। मुझे लग रहा है रोटेशनल मोशन चाहता है कि तू पढ़ना शुरू कर दे मन से। बढ़िया है, चलो अभी इसको सॉल्व कर ले। हाफ हाफ जाएगा, mm जाएगा, चेक कर लो बच्चों। ओमेगा स्क्वायर हो गया 3g अपॉन, सर हाँ सर मोमेंट ऑफ इनर्जी से COM के अबाउट आएगा ना? ये किसने बोला? पहले तो नाम तो बता दो। सार्थक है क्या? सार्थक, सार्थक ये रॉड अभी किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है सार्थक? इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन है, तो क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ आई, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। सिंपल सा, ठीक है। और ये सवाल पहले भी करा चुके हैं। अथर बड़े कोई बच्चा का ऐसे ऐसे मिस्टेक्स करके आया था शायद पिछली बार जब पढ़ाए थे हम, तो मुझे याद नहीं किसने किया था ये सारे मिस्टेक्स। ओके सर। सार्थक क्लियर?
जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा है उस एक्सिस के अबाउट, बिकॉज अभी हमें पता है कि द रॉड इज इन प्योर रोटेशनल मोशन। और तुम कहां कंफ्यूज करो वो बता रहा हूं, तुम कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशंस में कंफ्यूज कर रहे हो। हम वैसे भी लिखेंगे, बट जब बॉडी प्योर रोटेशंस कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, सो वी विल प्रीफर टू राइट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आसान होता है। सार्थक क्लियर? हाँ सर। आगे से मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, और हम वहां पे क्लियर कर देंगे जब हम रोटेशनल कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशंस पढ़ाएंगे। तो अभी ये करना। सो दिस इज 3g/L। चलो बच्चों, तो 8 सवाल हो गया, नहीं 9 सवाल हो गया। ये सवाल किस कंसेप्ट से सॉल्व हुआ? एनर्जी, वर्क एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। सो बाकी फिर से सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आ रहा है। 9th के बाद लिखो 10th सवाल। When rod is vertical, find torque, net torque. When rod becomes vertical, find net torque. 0. Find alpha. 10th में ही बोल देता हूं, find alpha at that moment. जब टॉर्क 0 है तो अल्फा 0 है ना? फाइंड ACM। 10th सवाल में ये 3 सवाल पूछ दिया 10th में। सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन क्या होगा? और मैं किसी जे बैच के बच्चों से पूछता हूं, जिससे मैं पूछूंगा वो बताना, ठीक है? जे बैच का बच्चा है, बड़ा कम दिख रहा है, कोई है नहीं। हर्ष बड़े, हर्ष बड़े बताना कि व्हाट इज ACM एट दिस मोमेंट। एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। हर्ष का आंसर नहीं आया। केसवी पाटिल, मैं अटेंडेंस लेता हूं, मुझे लगा कि जेबी के बच्चे बहुत कम हैं। अंकित गलत आंसर है। और कौन जे बैच का बच्चा है? समीक्षा तो नहीं है। सार्थक, सार्थक व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट दिस मोमेंट? शायमा करेक्ट आंसर है। पीयूष शिंदे रॉन्ग आंसर है। समृद्धि रॉन्ग आंसर है। ऋषिकेश बड़गुजर ने कुछ बताया है, देखते हैं वो सही है गलत। एक बार जे बैच के बच्चे अटेंडेंस बोल दें, देख लेते हैं कितने। बच्चों ACM, ये बड़ा जनरल मिस्टेक होता है बच्चों से कि ACM बोलते हैं 0, बिकॉज अल्फा 0 तो अल्फा इंटू आर, तो बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0 है, बट द पार्टिकल इज मूविंग, सेंटर ऑफ मास इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। अब इसका कुछ वेलोसिटी है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इजंट इट? बच्चों इस सवाल को स्टार मार्क कर लेना, ये कॉमन मिस्टेक होता है, 2 स्टार मार्क 10th सवाल को। इस समय ACM पूछा जाए। ओमेगा भी अभी निकाल लिया था, 3g/2L था शायद, देख लो, इंटू L/2 कितना हो जाएगा? 3g/4। थ्री जी बाई एल था, कितना था? 3g/L। 3g/L था, ठीक है। Yes, sir. तो कितना हो जाएगा? 3g/2।
10th के बाद 11th लिखो, फाइंड हिंज फोर्स। 5/2 mg। फाइंड हिंज फोर्स। बच्चों हिंज फोर्स का भी दो कंपोनेंट Ny और Nx। बच्चों Ax जो है वो 0 है, ये किस डायरेक्शन में है, जे कैप में है, ACM। As Ax is equal to 0, so Nx will be 0. For Ny, y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखोगे बच्चों, Ny ऊपर है, एक्सेशन बच्चों ऊपर है, ऊपर, Ny माइनस mg नीचे, दैट इज इक्वल टू m इंटू ACM। m इंटू अभी अभी निकाला 3g/2, 5mg/2। 11th के बाद आता है 12th सवाल। फाइंड टेंशन इन द रॉड at midpoint in this situation। किस सिचुएशन में, जब रॉड वर्टिकल है, टेंशन इन द मिड पॉइंट। बच्चों इसको तो 3 स्टार मार्क कर लो। हाउ टू फाइंड, बच्चों यहाँ पे टेंशन निकालना, मैंने ऐसे सवाल किया था कि जहां पे बीच में टेंशन निकालने के लिए कहा दे तो उससे इमेजिनरी कट करो, इसका एफबीडी बना लो, इतने पार्ट का एफबीडी बना लो। कहोगे सर ये जो पार्ट है ये हमारा अगर सिस्टम लिया, ये बॉडी लिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा, और इसका सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। यहां पे सपोज टेंशन T लग रहा है बच्चों, इस पे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, रॉड का मास m, तो इसका मास m/2। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, T ऊपर माइनस m/2g, दैट इज इक्वल टू, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना लिखूं, समीक्षा निकम, समीक्षा और समृद्धि में कौन पहले बताती है, ओमेगा स्क्वायर इंटू सार्थक गलत आंसर है, शायमा करेक्ट आंसर। ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या लिखें बच्चों, ये कितने लेंथ रेडियस के सर्कल पे मूव कर रहा है, ये वाला L/2 प्लस L/4, 3L/4, दोनों लोगों ने नहीं बताया, साइमा सिर्फ बताएगी, अंकित भी बताया, और कोई बताया क्या, नैन पटेल गलत बताया था, सर वो गलती से 2 लिख दिया। अच्छा गलती से लिख दिया था, अंश तंबत रॉन्ग आंसर था। बच्चों सेम एक होमवर्क करके मुझे बताना, होमवर्क में देखूंगा और तुम लोगों को बुलाऊंगा भी सेंटर पे भी, क्योंकि लॉकडाउन है तो एक एक दो दो बच्चे को बुलाऊंगा सेंटर पे। ये थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री ले लिया, और इसको ऐसे रखा है, इसका लेंथ है L,
तो पहला सवाल, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। दूसरा सवाल, फाइंड हिंज फोर्स। नाउ स्ट्रिंग, इसका मास m बच्चों, लेंथ l। नाउ स्ट्रिंग is cut. Question number 3, just after cut, net torque about hinge point, है ना। चौथा सवाल, अल्फा जस्ट आफ्टर कट। पांचवा सवाल, ACM जस्ट आफ्टर कट। सिक्स सवाल, NX and NY जस्ट आफ्टर कट। सेवन सवाल, when rod becomes vertical, find omega। आठवां सवाल, hinge force at this moment। बच्चों अभी जगह छोड़ देना, 1 पेज 1.5 पेज जितना भी लगता है तुझे, और ये मुझे नोटबुक में दिखाना है तुझे जब भी आना है मिलने। तो वो होमवर्क 1 था, ये होमवर्क 2 हुआ। फिर से वही सवाल करना है। दिस इज हिंज एट दिस पॉइंट, सेंटर से L/4 डिस्टेंस पे, और एक स्ट्रिंग यहां कनेक्टेड है। एक काम करता हूं, स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है बच्चों। टेंशन क्या है ना। NX क्या है, NY क्या है। नाउ स्ट्रिंग इज कट। तीसरा सवाल, अल्फा क्या है। चौथा सवाल, NY क्या है। पांचवा सवाल, when rod becomes vertical, what will be omega। क्लियर। एक और सवाल ले रहे हैं बच्चों, ये मैं करा देता हूं यहीं पे। दिस इज अ स्क्वायर प्लेट। आज तूने ये कंसेप्ट सीख लिया तो मतलब क्लास सफल रहा, बहुत सफल रहा। और जिसको नहीं समझ में आ रहा आज ही पूछ लो।
बच्चों एक स्क्वायर प्लेट है जिसका मास है m, और यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है जो दिखा दिया है कि अभी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे है। फाइंड टेंशन, पहला सवाल। दूसरा सवाल, नाउ स्ट्रिंग इज कट, find alpha just after string is cut. सिंपली जस्ट आफ्टर का मतलब जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। बच्चों टी कैसे निकालें इसमें? किसके बाद टॉर्क लें कि टी निकालना आसान हो जाए? हिंज पॉइंट। प्रेम डालवी, समझ में आ रहा है? यस सर। हिंज पॉइंट के सिर्फ बाद वर्टिकल कंपोनेंट का आएगा ना सर? क्या बोलो? टेंशन का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ना? यस। अब हिंज पॉइंट के बाद टॉर्क लेना है तो टी को कैसे लें? तो या तो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो इनटू टी, या बेहतर ये रहेगा कि टी को रिजॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि नैन पटेल का आज नेटवर्क सही है तो बता रहा है। भगवान करे हर दिन नेटवर्क सही रहे, हर दिन सारा आंसर बता दे। टी कॉस 45 टी साइन 45, टी साइन 45 जो होगा वो बच्चों टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। टी साइन 45 इंटू ए। टेंशन का टॉर्क किसका टॉर्क बैलेंस कर रहा है? mg का। तो बच्चों अभी देखो यहाँ पे ना टी को रिजॉल्व कर लिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। यहाँ पे मुझे लग रहा है mg को ना लाइन ऑफ एक्शंस को बढ़ा देते हैं, ये बताना ज्यादा आसान है, इसलिए दोनों तरीके से बताया था, mg इंटू a/2। तो बच्चों t कितना हो जाएगा? mg/√2 आई थिंक। दूसरा सवाल पूछा स्ट्रिंग को कट करने के बाद अल्फा क्या होगा? किससे मैं पूछूं? अनुरूप। अनुरूप क्या है? तो रोटेशन हो गया था। अनुरूप बताना। हाउ टू फाइंड अल्फा, क्या स्टेप्स लें? पहले टॉर्क लिखना होगा। किसके अबाउट? ये प्योर रोटेशन किसके अबाउट करेगा बच्चों? अभी समझना, भी हम जितने भी सवाल कर रहे हैं वो सवाल कर रहे हैं प्योर रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। सार्थक, अनिकेत, साइमा, अजिंक्य, अभी जो सवाल हम कर रहे हैं प्योर रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। बाद में करेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन। कभी हमें पता है किसके अबाउट प्योर रोटेशंस कर रहा है, तो इसके बाद टॉर्क लगे। टी तो गया सिर्फ mg का टॉर्क, mg इंटू a/2 यही टॉर्क है, इक्वल टू आई अल्फा। आई तो मैं भूल गया यार। एनीवन कैन हेल्प मी? पीयूष चांदवानी। 4ma²/3। ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। मैं कुछ भी बोलोगे क्या मैं भूल जाऊंगा तो? ma²/12। जी कौन बोला है? डंडा है क्या? m²/4। ma²/6 प्लस ma²/2। हाँ, बहुत प्यार से समझाया था, बहुत प्यार से समझाया था। फाइनल आंसर दो तरीके से बताया था, इतना तो मुझे याद है। शायमा अच्छा कर रही है, शायमा बहुत बढ़िया, शायमा वेल डन। ऐसे सार्थक ने भी सही बताया था।
सार्थक ने बताया कि सर इसके अबाउट होता है ma²/6, ये बहुत अच्छा बताया, और प्लस इसके अबाउट पहला एक्सिस थ्योरम ले लिया, और ये तब तक याद भी रख लेना बच्चों, ये आ जाता है 2ma²/3 आ जाता है। चेतना ने भी सही बताया, सार्थक पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बताओ। और ये ma²/6 कैसे आता था? ma²/12, ma²/12 और iz MB बैच, किसी को याद आया? कितना मन से पढ़ाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 4 क्लास लिया है। आना शुक्ला को तो याद ही नहीं आया होगा। देवेश व्यास, इस एक्सिस के अबाउट ma²/6 है, और इसका एक और तरीका बताया था, इसके अबाउट ma²/3 और इसके अबाउट भी ma²/3। रीजन इज, इसके अबाउट अगर लेते हैं तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रॉड से बना हुआ है, कहीं तो दिमाग की बत्ती जल जाए तुम्हारा। तो ma²/3 और ma²/3, तो इसके अबाउट हो जाएगा 2ma²/3। ये सही कर रहे हैं क्या? ये मेथड सही है क्या? ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस क्यों लगाए? क्या है? देखो इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं है, कहीं गलत तो नहीं लगा रहे हैं? गलत लगा रहे हैं। हाँ, किसी ने बताया, कौन बताई? साक्षी लगता बताइए। नोटबुक पलट के देखो तो साक्षी क्या लिखा है मैंने। अभी तक मुझे पहचान ही नहीं कि मैं झूठ भी बोलता हूँ। उसको लगा सर भूल ही गए होंगे सचमुच में। साक्षी नोटबुक में देखो मैंने लिखाया है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जब लगाते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट नीड नॉट बी सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी को याद आया कि मैंने ये लिखाया है? यस सर। किसको याद आया? बहुत बढ़िया, एक दो बच्चे तो हैं। एनीवे बच्चों, हम टाइम यहाँ पे ज्यादा वेस्ट यस कर रहे हैं। सर। साक्षी याद करना, तुम फिर से रिविजन्स नहीं की हो। चलो देखा सर, mg देखा। that is equal to I बच्चों देख लेना है, 2ma²/3 into alpha. What is alpha? थ्री जी बाई 4a देख लेना है, कैलकुलेशंस देख लेना, 3g/4a। बच्चों अच्छी बात ये है, सॉरी अच्छा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अभी मुझे हिंज फोर्स निकालना है। ये सब जेई एडवांस लेवल का सम है। व्हाट इज द हिंज फोर्स? या सबसे मैं पहले पूछूं कि व्हाट इज एसीएम? अब देखो मैं स्टेप्स कम कर रहा हूं, एसीएम तुम्हें निकालना है। तो हिंज फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो एसीएम निकालना पड़ेगा बच्चों। व्हाट इज एसीएम? प्रोफेसर अल्फा इंटू आर। व्हाट इज अल्फा? निकाल चुका है, 3g/4a। व्हाट इज आर? ये बच्चों इधर ये देखना, ये देखना। अनुरूप समझ में आ रही है चीजें? अनुरूप नहीं सुन पा रहा। अश्विन? यस सर। ये हो गया एसीएम। एसीएम का डायरेक्शंस देखो तो किधर होगा बच्चों? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एसीएम, दिस एसीएम। इधर डायरेक्शन है। इस एसीएम का दो कंपोनेंट बच्चों, एक हो जाएगा ए वाई और एक हो जाएगा एक्स।
तो ACM तो ये क्लियर है, बट अगर मैं पूछूं व्हाट इज AX, तुम कहोगे सर AX जो हो जाएगा ACM cos 45, क्योंकि ये एंगल 45 हो जाएगा। मैं पूछूंगा व्हाट इज AY, कहोगे सर ACM sin 45, दोनों सेम आ जाएगा 3G/8। आई थिंक सही लिखा क्या? यस सर। अब बताओ हिंज फोर्स, बहुत मस्त सा सवाल हो जाएगा हिंज फोर्स निकालना। जेई एडवांस लेवल का सम कर रहे हो और पहला लेक्चर चल रहा है टॉर्क पे, दूसरा लेक्चर। कैसे निकालें बच्चों? NX क्या हो जाएगा? एक्स एक्स में तो एक ही फोर्स है NX, दैट इज इक्वल टू मास इनटू AX 3mg/8। व्हाट इज NY? कोई भी JB बैच का बच्चा बताए। ईशान, यज्ञेश की तरफ से आंसर नहीं आता आजकल। एनी स्टूडेंट ऑफ JB बैच NY निकाल के बताओ। वेदांत जादव, थ्री mg/8। अच्छा ग्रेविटी का फोर्स पुल करना छोड़ देगा क्या mg फोर्स लगाना? नहीं। तो कितना होगा NY? थ्री mg/8 प्लस mg। क्या बात है। NY माइनस plus mg इक्वल टू m इंटू A/cm दैट इज इक्वल टू 3mg/8। सो NY हो गया, कितना हो जाएगा बच्चों? 11mg/8। 11mg/8। अगर पूछा जाए हिंज फोर्स जस्ट आफ्टर, तो देखो कितना सुंदर सा रिजल्ट आएगा। mg/8 बाहर आ जाएगा और देखना स्क्वायर करने आता होगा तुम्हें। 11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना अच्छा सा प्यारा सा रिजल्ट आ रहा है। रूट ओवर 121 प्लस 9 130। Just after release, this will be the hinge force. सर बुक में था। एक मिनट बच्चों, ये सवाल था, हालांकि मैं अभी बीच में बता रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक आदमी रोटेट कर रहा है, ईशान का सवाल था, हाथ फैला कर रोटेट कर रहा है, उसके बाद क्या किया उसने, हाथ को अंदर ले लिया, तो उसका ओमेगा क्या होगा? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये बाद में पढ़ाने वाला हूं मैं। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन। सो उससे न्यू ओमेगा डैश क्या हो जाएगा? ये निकल जाएगा, न्यू ओमेगा डैश ये आ जाएगा बच्चों। न्यू ओमेगा डैश विल बी मोर देन ओमेगा। अब बात आती है कि उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा जब ओमेगा बढ़ गया, तो k डैश इज इक्वल टू हाफ I डैश ओमेगा डैश स्क्वायर, न्यू काइनेटिक एनर्जी। ओमेगा डैश को ना यहां से पुट कर देंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाता है ये। I बड़ा है, I डैश छोटा है, तो k डैश जो है वो ग्रेटर देन k है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो गया। अब ईशान को ये सवाल परेशान कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज होगा। एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, कोई एक्सटर्नल वर्क तो कर नहीं रहा। अच्छा बताओ, जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ाए थे तो हमने कुछ बताया था क्या? क्या इंटरनल फोर्स कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम? क्या ऐसा कुछ सवाल हमने करवाया, लिखाया है क्या? वर्क पावर एनर्जी में कोई याद करे? हाँ सर। Yes, internal force can change kinetic energy of the system. It can increase, sorry,
इट कैन इंक्रीज, इट कैन डिक्रीज, और उसके कारण वर्क डन 0 भी हो सकता है। बच्चों इट इज मस्कुलर पावर, मस्कुलर एनर्जी हमारा इंटरनल एनर्जी है जो वर्क कर रहा है। समझा क्या? यस सर। हम इंटरनल एनर्जी, हमारे अंदर बहुत सारे इंटरनल है, कुछ बच्चे के अंदर बहुत सारे फैट भी जमा है, बहुत बहुत खाना खाता पिज्जा और ये, तो सब जो जमा है ना वो काम करेगा, वो उसके कारण होगा। और अच्छी बार हम तो एक सवाल है सेंटर मास में, उसके बच्चे किए नहीं होंगे, अच्छी बात लोग करते नहीं, सोचते हैं तो बहुत आसान है, पूरा करो। तो उसमें एक सवाल है कि एक स्पेसशिप है, उसमें क्या करता है एक आदमी, हेल्दी सा आदमी है, रितेश सुन पा रहे हो? रितेश चकारे, तो वो क्या किया, स्पेसशिप में बंद है, क्लोज है स्पेसशिप, और जा रहा कुछ वेलोसिटी कुछ है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, स्पेसशिप बाहर है। और उसने क्या करना शुरू किया, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। एक्सरसाइज करके वो क्या कर लिया, अपने हेल्थ को फिट कर लिया, दुबला पतला हो गया, उस आदमी का मास कम हो गया। तो अब बताओ, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना है, तो क्या स्पेसशिप का वेलोसिटी बढ़ गया होगा, घट गया होगा, क्या हुआ होगा? किसी ने ये सवाल देखा है अच्छी वर्मा में? हाँ सर। एस्ट्रोनॉट्स बनाए हुए हैं बच्चों, वो क्लोज सिस्टम है। अगर हमने वर्क किया तो क्या होता है कि हम पानी पीते हैं, पसीना निकलता है ना, फैट जो है वो दूसरे फॉर्म में, H2O के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, हमारे अंदर जो ऑर्गेनिक है, तुम लोग तो ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट होकर के रहेगा तो वही ना, क्या मासेस चेंज हो जाएंगे क्या? अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो पसीने के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमारे बॉडी से मास बाहर निकल रहा है, और चूंकि स्पेस सिर्फ क्लोज्ड है तो वो कहीं गया नहीं। जो पहले ऑक्सीजन था अब CO2 बन गया, मास ज्यादा हो गया, वाटर निकल गया H2O बन के, हाइड्रोजन निकला ऑक्सीजन के साथ। एनीवे, तो उसमें था कि मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों, कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो आई होप कि ईशान तुम्हें सवाल का जवाब मिल गया होगा, कौन वर्क करेगा यहाँ पे? हाँ सर, वो इंटरनल फोर्स से ही होगा। यस। अब ये सवाल पूछ लिया तो मैंने जे बैच को जब पढ़ाया होगा वर्क पावर एनर्जी, तो मुझे लगता है मैं सवाल पूछता हूँ, हालांकि जनरली ऑफलाइन में पूछता हूँ, मुझे याद नहीं है तुम लोग पूछा है कि नहीं। बच्चों जब स्टेयर से चढ़ते हो, स्टेयर पे चढ़ते हो ग्राउंड फ्लोर से, हालांकि तुम लोग तो लिफ्ट ले लेते हो, मान लो एक आध बच्चा मेरे जैसा है जो स्टेयर यूज करता है, तो बच्चों तुम्हारे ऊपर स्टेयर का वर्क डन कैसा है? स्टेयर तुम्हें कुछ फोर्स लगा होगा, तो वो वर्क पॉजिटिव कर रहा है कि निगेटिव कर रहा है कि जीरो कर रहा है? जीरो। क्या बात है, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो। जीरो कर रहा है, कैसे कर रहा है जीरो? सर डिस्प्लेसमेंट ही मूव नहीं कर रहा। क्या बात है, वो डिस्प्लेसमेंट जीरो। ये तो तुम लोग कैसे ब्रिलियंट कैसे हो गए इतना यार, बड़ा अच्छा जवाब दिया। स्टेयर जो है वो जीरो वर्क कर रहा है, जहां पे वो फोर्स लगा वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा, जब तक वो फोर्स लगा रहा है तब तक मूव नहीं कर रहा, और जैसे ही पैर उठाया तो कॉन्टैक्ट ही कर, नॉर्मल जीरो है ना, वर्क जीरो कर रहा है। ग्रेविटी क्या वर्क कर रहा है? mgh। हाँ सर। MJ माइनस mgh, निगेटिव वर्क कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता, ऑलमोस्ट उसी स्पीड से पहुंचते हैं। डेल्टा के जीरो, मतलब ऐसे कहें कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। तो कौन पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ा है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? किसके कॉस्ट पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है? इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस, है ना।
internal forces is doing work. समझ में आया? कौन सा इंटरनल Yes. कैसे वर्क कर रहा है? जनरली तो इंटरेस्टिंग का टेंशन ये सब वो सब तो हम लोग लेते थे जीरो बर्डन। इंटरनल फोर्सेस वर्क कर हमारे बॉडी के पार्ट्स के बीच में ना डिस्टेंस कम ज्यादा होता है कि नहीं? पैर ऊपर उठाते हो, फिर बेंड होता है, फिर ऊपर जाता है, तो इंटरनल फोर्सेस डूइंग वर्क। इंटरनल फोर्सेस के वर्क के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है ना। चलो बच्चों, बहुत सारी बात। एक और सवाल लेते हैं बच्चों, उसके बाद आज का क्लास फिनिश कर देंगे। एक सवाल और बच्चों, न्यूटन्स लॉ में तुम लोगों ने शायद एंजॉय किया होगा, मुझे ऐसा भरोसा है। न्यूटन्स लॉ जब पढ़ाएंगे, पुली देखते हैं, मैं तो खुश Yes, sir. मजा आ जाता है पुली देख के। पुली ले लो, एक स्ट्रिंग ले लो, एक मास m1 ले लो, m2 ले लो, और क्या करता हूं मैं, पुली का भी ना मास ले लेता हूं इस बार। इसके पहले आइडियल पुली लेते थे, ये आइडियल नहीं है। पुली का भी कुछ मास है, पुली का कुछ रेडियस है। और रोटेशन में जब ये सवाल आएगा इस टाइप का पुली का, तो रहेगा स्ट्रिंग स्लिप ओवर। बच्चों 2 मिनट तक कोई क्लास एग्जिट नहीं करेगा। 5 तो हो चुके हैं, 5 नहीं 10 हो चुके हैं, 47 आ गए। स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर नैन पटेल, नेटवर्क से वालों की आवाज सुनाओगे? नैन पटेल क्या हुआ सर? अनम्यूट था तुम्हारा। कोई छोटा भाई तो नहीं है जो तंग कर रहा है तुझे? चलो, m1 m2 दो मासेज है, पुली का भी मास है बच्चों, इसको छोड़ दिया। स्ट्रिंग डजंट स्लिप ओवर द पुली, स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है, साथ साथ ये भी रोटेट कर रहा है बच्चों। तो जब हम रोटेशनल मोशन में सवाल लेंगे, पुली नॉन आइडियल है तो टेंशन दोनों तरफ सेम नहीं रहेगा, दोनों तरफ का टेंशन अलग हो जाएगा। कहोगे क्यों सर? बिकॉज जब बॉडी एक्सेट करेगा तो इसमें भी एंगुलर एक्सेशन होगा, इसमें एंगुलर एक्सेशन होगा, दैट मींस टेंशन जो होगा दोनों तरफ डिफरेंट होना पड़ेगा। पुली पे एक नेट टॉर्क लगना होगा। क्लियर? तो जब पुली का मास होगा, स्ट्रिंग उस पे स्लिप नहीं कर रहा है, पुली रोटेट कर रहा, पुली में एंगुलर एक्सेशन है, तो टेंशन दोनों तरफ डिफरेंट होगा। सारे जेबी के बच्चों समझ में आया क्या ये सवाल कांसेप्ट? Yes, sir. अब देखो क्या होगा, लेट्स m1 ग्रेटर देन m2 एज्यूम कर लेते हैं। तो ये सपोज a से नीचे आ रहा है बच्चों, तो कंस्टेंट रिलेशन से कहेंगे ये a से ऊपर जा रहा है, और सपोज ये अल्फा से एक्सलेट कर रहा है, एंगुलर एक्सेशन। तो देखना बच्चों, स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेशन a, इस पॉइंट का a, स्ट्रिंग जो यहां टच कर रहा है उसका भी a, और पुली का जो पॉइंट यहाँ पे है, कह रहा है स्लिपिंग नहीं है, दोनों का एक्सेशन सेम होना चाहिए, और पुली का होगा बच्चों अल्फा इंटू आर इधर, तो A is equal to alpha r. Is it clear? Yes, sir. अब देखना बच्चों, यहाँ पे इक्वेशंस लिखेंगे, बेसिक इक्वेशंस लिख रहा हूं। इसका इक्वेशन लिखते हैं m1 का, न्यूटन्स लॉ का रिवीजन हो रहा है देखना। m1g नीचे, t1 ऊपर, और खुद से बच्चे लिखें, अगर मैं गलत लिखूं तो मुझे सुधारना। m1g माइनस t1 दैट इज इक्वल टू m इंटू a। उसके बाद पुली का लिखते हैं बच्चों, पुली का अल्फा इधर है, सो t का टॉर्क, t1 का टॉर्क ज्यादा होगा, t2 का टॉर्क कम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। t1 इंटू आर इधर, t2 इंटू आर इधर, उल्टा इंटू द प्लेन,
अल्फा इधर लिया है आउट ऑफ द प्लेन, सो T1R माइनस T2R, y माइनस समझ में आ गया होगा I इंटू अल्फा। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, T1 माइनस T2 I अल्फा इक्वल टू बच्चों A बाई R, एक R इधर गया, A बाई R स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। और जैसे मैं लिख रहा हूं M2, M2G नीचे, T2 ऊपर, एक्सेशन ऊपर है बच्चों, तो T2 माइनस M2 into A, this is third equation, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को जोड़ दो, T1 जाएगा, T2 जाएगा, M1 माइनस M2 into G that is equal to M1 plus M2 plus I by R square into A। बच्चों A निकल गया, क्या बात समझ में आ गई है?